अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक देखा था वो हमारे पास था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वहाँ पे हमने ये देखा था कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, वो दोनों सेम होते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे पास जो इन इलास्टिक कोलिजन है, हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क पहले देख चुके हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक के दरमियान पिछले लेक्चर के अंदर। तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं होती, यानी कि कोलिजन से पहले वाली जो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ और होती है और कोलिजन के बाद जो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ और होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने, ये जो कंसेप्ट है ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है और हमने यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का जो टॉपिक है इसको यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। और यहाँ पे अगेन हमारे पास वन डायमेंशन का वर्ड आ रहा है, इसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। वन डायमेंशन है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। जब सिर्फ एक डायरेक्शन हो तो उस वक्त एक ही एक्सिस हम इस्तेमाल करते हैं, एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं वन डायमेंशन। जब दो डायमेंशन आ जाए तो इसका मतलब हमने दो डायरेक्शंस इस्तेमाल करनी है, एक्स और वाई डायरेक्शंस या फिर एक्स और वाई एक्सिस दोनों। उसके बाद जब हमारे पास थ्री डायमेंशन आ जाए, इसको अब 3D भी कहते हैं, तो फिर हमारे पास तीन डायरेक्शंस होती हैं और तीन ही हम एक्सिस पर इस्तेमाल करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो यहाँ पे वन डायमेंशन है तो सिर्फ एक ही एक्सिस इस्तेमाल होगा, एक्स एक्सिस। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले से हमें ये बात ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वाला जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कोलिजन से पहले वाली और कोलिजन के बाद वाली आपस में बराबर दोनों नहीं होंगी। ये हमने अब याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कंसीडर टू बॉडीज़ हैविंग मैसेज m1 एंड m2। फ़र्ज़ करें दो आपके पास बॉडीज़ m1 और m2 ये इनके मैसेज हैं, मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। कोलिजन से पहले ये v1 और v2 वेलोसिटी के साथ दोनों मूव कर रही हैं अलॉन्ग द सेम लाइन, एक ही लाइन के अंदर देखिए मूव करें। देखिए इनकी जो मूवमेंट की लाइन है वो सेम है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ये जा रही हैं। सच दैट v1 इज़ ग्रेटर देन v2, ये जो v1 है ये v2 से ग्रेटर है। अब देखिए v1 v2 से ग्रेटर है तो इसी वजह से v1 वाला जो मैस है जिसकी वेलोसिटी v1 है वो आगे जाके मैच कर जाएगा या फिर आगे जाके टकरा जाएगा v2 वाला जो मैस है, वेलोसिटी v2 है जिस मैस की उसके साथ, तो वहाँ पे फिर कोलिजन हो जाएगी। क्योंकि v1 वेलोसिटी ज़्यादा है, v2 कम है, तो v1 जिसकी वेलोसिटी है वो उसके साथ जाके टकरा जाएगा जिसकी वेलोसिटी v2 है। इन सच अ केस, इस तरह की सूरत हाल के अंदर m1 इज़ रिगार्डेड एज प्रोजेक्टाइल। अब जो m1 है इसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं क्योंकि इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। एंड m2 एज टारगेट, और उसके बाद जो हमारे पास m2 है इसको आप टारगेट कहते हैं। टारगेट और प्रोजेक्टाइल इस तरह से कहते हैं, इसका ये मतलब है कि ये क्योंकि आगे जाके इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर आगे जाके हिट कर रहा है, तो इसलिए आप इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और उसके बाद क्योंकि इसके ऊपर जाके हिट कर रहा है, ये जो दूसरा आपके पास ऑब्जेक्ट है ये निशाना बन रहा है, टारगेट बन रहा है, इसलिए आप इसको टारगेट कहते हैं। ठीक है, निशाना बनने वाला टारगेट, और जो ऊपर जाके लग रहा है इसको आप कहते हैं प्रोजेक्टाइल, जो कि ऊपर जाके उसके प्रोजेक्ट हो रहा है। आफ्टर टाइम टी के बाद बोथ द बॉडीज़ मेक इन इलास्टिक कोलिजन। अब दोनों जो बॉडीज़ हैं ये वाले, जब टाइम टी गुजरता है तो उसके बाद ये दोनों इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं। ठीक है, इनके दरमियान टकराव हो जाता है, यानी कि पीछे वाली जो बॉडी है ये आगे वाले के साथ जाके टकरा जाती है। एंड स्टिक टुगेदर, उसके बाद देखें जब कोलिजन होती है तो उसके बाद ये स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोलिजन हुई उसके बाद एक आगे निकल गया एक थोड़ा पीछे रह गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों जो बॉडीज़ हैं दोनों आपस में मिल गई हैं और एक दूसरे के साथ ये अटैच हो गए हैं और ये स्टिक हो गए हैं एक दूसरे के साथ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर कोलिजन पहले दोनों बॉडीज़ अलग-अलग थी, यहाँ पे कोलिजन के बाद दोनों जो बॉडीज़ हैं वो एक साथ स्टिक टुगेदर हो गई और उनका जो पहले अलग-अलग मैच था m1 और m2, कोलिजन के बाद आपके पास जो बॉडी है उसका कलेक्टिव मैस इन दोनों का सम है m1 प्लस m2। ये m2 प्लस m2 नहीं है, ये है m1 प्लस m2, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है जी। और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है इन दोनों मैसेज के कंबाइन होने के बाद वो वेलोसिटी है vf। ठीक है, एक ही वेलोसिटी होगी ना, क्योंकि दोनों मिलके एक मैस या फिर एक बॉडी अब बन गए। पहले दोनों अलग-अलग बॉडीज़ थे तो दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 अलग-अलग थी, लेकिन कोलिजन के बाद क्योंकि दोनों हो गए इकट्ठे तो उनकी वेलोसिटी भी एक ही हो जाएगी, वो होगी vf। ठीक है जी, और मैस उनका पहले जो दोनों मैसेज थे उनका सम हो जाएगा। After time t, both the bodies make inelastic collision and stick together. Let their combined mass become m1 plus m2। अगेन वही बात आ गई कि उनका जो combined mass है collision के बाद वो दोनों की एडिशन है दोनों के masses की, which moves with final velocity। अब देखें जो आपके पास combined mass है ये वाला, ये अब किस velocity के साथ मूव करेगा, इस velocity के साथ, जो फाइनल velocity है vf इसके साथ। मूव्स विद फाइनल वेलोसिटी vf आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है ये वेलोसिटी vf के साथ मूव करता है। सिंस द कोलिजन इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि हमारे पास जो कोलिजन है ये मुकम्मल तौर पे इन इलास्टिक है,
द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स इज़ कंजर्व्ड, तो आपके पास जो बॉल्स का टोटल मोमेंटम है ये कंजर्व होगा। टोटल मोमेंटम के कंजर्व होने का मतलब ये है कि कोलिजन से पहले जो हमारे पास ये सिस्टम था, इसका अगर आप टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करें, कैसे होगा टोटल मोमेंटम? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी कि m1v1, इधर भी m2v2, m1v1 प्लस m2v2, ये आपके पास कोलिजन से पहले का मोमेंटम। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम के। कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम क्या होगा? ये वाला मास, इसको मल्टीप्लाई आप करवाएंगे इस वेलोसिटी के साथ, m1 प्लस m2 इंटू vf, ये आपके पास होगा कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम। तो कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम और कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, ये आपके पास पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, और कोलिजन के बाद क्योंकि दोनों का जो मास है वो ऐड होके हमारे एक पूरे ऑब्जेक्ट का मास बन गया था, तो इसलिए हमारा जो कोलिजन के बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसका ये मास है और उसकी वेलोसिटी में पता है वो ये है, तो ये कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम है। ठीक है, तो कोलिजन से पहले वाला जो टोटल मोमेंटम है वो बराबर है कोलिजन के बाद वाला जो टोटल मोमेंटम है उसके। ठीक है, यही बात अब यहाँ पे लिखी हुई है। सिंस द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स इज कंजर्व, तो उसके बाद बॉल्स का टोटल मोमेंटम ये कंजर्व है। देखें अब यहाँ पे अगर हमारी जो कोलिजन है वो इलास्टिक भी होती तो फिर भी बॉल्स का जो मोमेंटम है वो कंजर्व ही रहना था। तो यहाँ पे फिर ये लिखने की क्या ज़रूरत थी कि क्योंकि हमारे पास जो कोलिजन है ये परफेक्टली इन इलास्टिक है तो जो बॉल्स का मोमेंटम है कंजर्व है। ये लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पे क्या चीज़ है जिसको उन्होंने नहीं बताया कि वो कंजर्व है, वो काइनेटिक एनर्जी है। मोमेंटम जो है बॉल्स का वो तो कंजर्व रह चुका है, वो तो कंजर्व है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे कंजर्व नहीं है। आप यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि कोलिजन से पहले इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जीज़ का सम है वो कोलिजन के बाद जो इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी आई है उसके बराबर है, आपने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कोलिजन थी वो परफेक्टली इन इलास्टिक थी। हम जानते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है क्योंकि हमारे पास जो कोलिजन है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है, ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये हमें बताता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमने इसको लिख दिया, कोलिजन से पहले हमने इसको पहले भी देख लिया, कोलिजन से पहले हमारे पास ये टोटल मोमेंटम है, कोलिजन के बाद हमारे पास ये मोमेंटम है हमारे सिस्टम का। तो यहाँ से हम अब वी एफ फाइंड कर सकते हैं। अब देखें बेसिकली जब हम ये वाली इक्वेशंस लिखते हैं, हमने पहले भी जब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ी थी तो उस वक्त हमने देखें क्या किया था, हमने सिंपली यहाँ पे कोलिजन के बाद जो दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज़ थी वो हमने फाइंड की थी, उनके लिए हमने यहाँ पे इक्वेशंस निकाली थी। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया है एक, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास एक बन गया है तो हमारे पास अब वेलोसिटी भी एक ही आएगी वी एफ। वहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे ना, पहले कोलिजन से पहले भी दो थे, टकराने के बाद भी दो ही ऑब्जेक्ट थे, तो इसलिए हमने v1 प्राइम और v2 प्राइम यानी कि फाइनल वेलोसिटीज़ हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स की निकाली थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है, अकेला ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसी की फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे हमने ये जो सारा काम किया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई किया है। मकसद ये था कि कोलिजन के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी वो हमने बतानी थी, तो हमने यहाँ पे बता दी है। उसकी हमने एक्सप्रेशन यहाँ से निकाली है। कैसे निकाली एक्सप्रेशन, उसके लिए आप देखें, हमने वी एफ फाइंड करना है ना, वी एफ अगर फाइंड करना है तो m1 प्लस m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप दोनों तरफ डिवाइड करवा दें, इधर भी डिवाइड करवा दें, फिर ये इसके नीचे भी डिवाइड होगा, फिर ये इसके नीचे भी डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होने के बाद, तो सिर्फ वी एफ रह जाएगा जो कि हमने यहाँ पे वी एफ लिख दिया। उसके बाद m1 के नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, ये जो आपके पास m2 है इसके नीचे भी आ जाएगा m1 प्लस m2, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास v1 है साथ वैसे ही आ जाएगी, v2 वेलोसिटी जो है वो भी साथ यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन निकल आई, यानी कि जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसके बाद जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो आपको इस तरह से मिलेगी। ठीक है जी, ये किस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जो कि पिछले दोनों ऑब्जेक्ट्स के कंबाइन होने से हमें मिला है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे अगर आप देखें इस फार्मूला के नीचे जो लाइन लिखी हुई है, विच गिव्स द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के बाद जो हमारी बॉडी है उसकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो हमें ये फार्मूला देता है। ठीक, कॉमन वेलोसिटी क्या मतलब है, मुश्तरका वेलोसिटी। मुश्तरका वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि पहले दो ऑब्जेक्ट्स अलग थे, उसके बाद दोनों मिल गए, उनका मास भी इकट्ठा हो गया और उसकी जो वेलोसिटी है दोनों की वो भी सेम हो गई, तो कॉमन वेलोसिटी आ गई, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स की एक वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी इसलिए क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो गए। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद अब देखें यहाँ पे MCQs क्या बन सकता है। MCQs यहाँ से अब ये बन सकता है कि जब आपके पास एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होती है तो उसके बाद जो बॉडीज़
टकराती हैं जब या फिर कोलिजन हो जाती है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो कोलिजन के बाद जो बॉडीज़ होती हैं उनकी वेलोसिटीज़ किस तरह से होती है, तो उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो आपने वहाँ पे ये बताना है कि दोनों बॉडीज़ जो हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी वो सेम होती है, क्योंकि दोनों जो बॉडीज़ हैं वो कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है, उनकी कॉमन वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से इस तरह से आप सवाल का जवाब बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन स्पेशल केस, एक ख़ास केस के अंदर, व्हेन द टारगेट M2 इज़ एट रेस्ट, अगर आपके पास दूसरी जो बॉडी है जिसको आपने टारगेट कहा था, वो टारगेट अगर आपके पास रेस्ट पे हो तो उसके बाद जो V2 है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। दी अबव इक्वेशन बिकम्स, जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है फिर ये किस तरह से चेंज होगी, देखें ये हमारे पास दो बॉडीज़ थी, पहली बॉडी की वेलोसिटी V1, दूसरी की वेलोसिटी V2। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना ये दूसरी बॉडी रेस्ट के ऊपर हो, पॉसिबल है दूसरी बॉडी रेस्ट के ऊपर हो, एक बॉडी जाके उसके साथ टकराए और उसके बाद दोनों कंबाइन होकर आगे मूव करना शुरू कर दें, ये पॉसिबल है। तो इसीलिए आपके पास जो दूसरी बॉडी है इसकी जो वेलोसिटी है V2 है, अगर आप इस V2 को ज़ीरो करते हैं और इस फार्मूला के अंदर अगर आप V2 को ज़ीरो पुट करते हैं यहाँ पे अगर आप V2 को ज़ीरो पुट करते हैं तो उसके बाद ये पूरी ये वाली जो आपके पास टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी, तो सिर्फ आपके पास ये चीज़ रह जानी है, ठीक है, M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1, ठीक है, ये आपके पास रह जाएगा। इसलिए देखें यहाँ पे VF किसके बराबर आ गया, वो आ गया M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो V1 है इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। V1 के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, V1 प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है, उस बॉडी की वेलोसिटी जो के साथ आके टकरा रहा है। इट शोज़ दैट, अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है इसको भी हमने अब समझना है। इट शोज़ दैट वेलोसिटी ऑफ M1 इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो M1 मैस है, पहला जो मैस है जो प्रोजेक्टाइल है जो जाके टकरा रहा है, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। कितनी रिड्यूस हो रही है, बाय द मैस रेशो के साथ वो रिड्यूस हो रही है, दैट इज़ M1 ओवर M1 प्लस M2। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मैस रेशो है, मैस रेशो इसको हम क्यों कह रहे हैं, ये मैस है आपके पास आपकी जो प्रोजेक्टाइल है उसका, और ये जो नीचे वाला आपके पास मैस है ये टोटल मैस है कोलिजन के बाद वाला जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है उसका टोटल ये मैस है। तो ये इसीलिए दो मैसेज की रेशो है, ठीक है, निस्बत है दो मैसेज की। ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो उतनी ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि आपने इस मैस रेशो को मल्टीप्लाई करवाना है V1 के साथ, तो उसके बाद आपको फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी मिलनी है। तो ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितना बड़ा नंबर होगा आपको आंसर इतना बड़ा मिलेगा, जितना ये नंबर छोटा होता जाएगा उतना ये आंसर आपका छोटा होता जाएगा, VF आपको छोटे या फिर कम आपको वेलोसिटी कोलिजन के बाद मिलती जाएगी। देखिए ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा उस वक्त पॉसिबल होगा, मिसाल के तौर पे आप M2 को ज़ीरो कर देते हैं, हम यहाँ पे M2 को अगर ज़ीरो कर दें, मतलब बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है जो आगे रास्ते में पड़ा हुआ है, तो उसके बाद होगा क्या, M2 तो ज़ीरो हो गया, दूसरा मैस M2 ज़ीरो हो गया, M1 के साथ M1 कैंसिल हो जाएगा, 1 जवाब आएगा, तो सिर्फ V1 आपके पास जवाब आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर रास्ते में आने वाला ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा हो तो उसके बाद जो VF है जो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है वो V1 के ही बराबर है, मतलब जिस स्पीड के साथ जिस वेलोसिटी के साथ आपका प्रोजेक्टाइल आ रहा था, प्रोजेक्टाइल उसी वेलोसिटी के साथ आगे निकल जाएगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आता है बात के अंदर कि जब आप M2 जो है इसको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, अगर आप M2 को बढ़ा दें तो उस वक्त होगा क्या, जब आप M2 को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये आपके पास जो डिनोमिनेटर है ये भी बड़ा होता जाएगा, तो ये आपके पास नीचे टोटल नंबर है, टोटल जो सम है ये बड़ा होता जाएगा। M1 यहाँ पे और यहाँ पे नीचे फिक्स है, लेकिन अगर आप M2 को बढ़ाते जा रहे हैं, जो आगे रास्ते में मैस पड़ा हुआ है उसको जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं तो ये जो M2 है ये तो बड़ा होता जाएगा ना, तो इसलिए जो डिनोमिनेटर है ये भी बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता है हम जानते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है उसका आंसर हमें कम मिलता है, ठीक है। मिसाल ले लें, यहाँ पे हमारे पास अगर 8 हो ऊपर और नीचे हमारे पास 2 हो तो हमें क्या आंसर मिलता है 4, और ऊपर हमारे पास अगर 8 हो और नीचे हम 2 की बजाय अगर 4 रख दें तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा 2। क्यों हमें आंसर कम मिला है, पहले हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा था, फिर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो हमें आंसर कम मिल गया। मज़ीद आप डिनोमिनेटर बड़ा करके देख लें, 8 के नीचे अगर आप 8 लिखते हैं तो आपका आंसर मज़ीद कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता है तो हमें आंसर में छोटा नंबर मिलता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे जैसे आपका M2 बढ़ता जाएगा, सामने जो मैथ्स पड़ा हुआ है वो जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा, आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा और आपकी फ्रैक्शन आपको छोटी मिलती जाएगी। और जिस तरह से आप छोटे नंबर्स के साथ V1 को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे तो आपको जो आंसर्स हैं VF ये छोटे मिलते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सामने जो रास्ते में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है या फिर जो M1 है, बल्कि हाँ रास्ते में ही पड़ा हुआ है। रास्ते में क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमने कैसे निकाली है, V2 को ज़ीरो करके। रास्ते में पड़े होने का मतलब ये है कि वो स्टेशनरी है, वो मोशन में नहीं है, उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, वो रेस्ट के ऊपर है। तो उसका मैस जितना ज़्यादा होता जाएगा रास्ते में पड़े हुए ऑब्जेक्ट का,
उतना ज़्यादा डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा और उतनी छोटी आपको फ्रैक्शंस मिलती जाएंगी। और जैसे जैसे छोटे नंबर के साथ आप v1 को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे आपको उतनी छोटी vf की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। vf की वैल्यूज़ कम होने का क्या मतलब है? vf की वैल्यूज़ का कम होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका रेस्ट पे सामने पड़ा हुआ मैच ज़्यादा होता जाएगा तो उसके ऊपर जो प्रोजेक्टाइल जाके लगेगी उसको उसके साथ कंबाइन होने के बाद आगे जाने में उतनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, उतनी उसकी वेलोसिटी आगे जाते हुए या कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है वो कम होगी। ठीक है जी, इसका ये मतलब है इस बात का। ठीक है जी, तो ये हमने देख लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। बेसिकली हमारे पास इसको पढ़ने का क्या मकसद था? वही मकसद था जो हमने पीछे पढ़ा था, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसको पढ़ने का क्या मकसद था? हमने इक्वेशंस निकालनी थी v1 प्राइम और v2 प्राइम की, ये वाली इक्वेशंस निकाल के हमने यहाँ पे दिखानी थी। मकसद ये था कि जब दो बॉडीज़ कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद उन दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा ये मकसद था पिछले टॉपिक के अंदर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के अंदर। तो हमारा इस लेक्चर का जो टॉपिक था इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसका भी वही मकसद था कि कोलिजन के बाद वेलोसिटीज़ कितनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये आ गया था कि जो दोनों बॉडीज़ हैं वो कंबाइन हो गई थी। ठीक है, बॉडीज़ क्योंकि दोनों कंबाइन हो गई थी इसीलिए इनकी वेलोसिटी भी कंबाइन थी। तो हमने कोलिजन के बाद वाली जो कंबाइन वेलोसिटी है वो यहाँ पे हमने दिखा दी। उसके बाद इसका हमने स्पेशल केस भी देख लिया। कौन सा स्पेशल केस देखा? वो स्पेशल केस देखा जिसके अंदर v2 0 था। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल 2.9। जो एग्जाम्पल 2.9 है ये रिलेट करती है हमारे पास जो पिछला हमारा टॉपिक था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन उसके साथ। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाले टॉपिक के अंदर हमने जो दोनों फार्मूलाज निकाले थे v1 प्राइम और v2 प्राइम के, उन फार्मूलाज को हम यहाँ पे अब इस्तेमाल करेंगे और हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे उन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके। अब उनको हम क्यों इस्तेमाल करेंगे वो हमें इस एग्जांपल से पता चलेगा। इस स्टेटमेंट के अंदर, इस एग्जांपल की स्टेटमेंट में ये लिखा होगा कि यहाँ पे जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, तो इसलिए फिर हम इलास्टिक वाले जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता इन इलास्टिक कोलिजन हो रही है तो फिर हम इन इलास्टिक कोलिजन वाला जो फार्मूला पर हमने डिराइव किया इसी लेक्चर के अंदर उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ए 70 ग्राम बाल कोलाइड्स विद अनदर बाल ऑफ मैस 140 ग्राम। अब देखिए आपके पास दो बॉल्स हैं, उनके दो मैसेज आ गए। m1 मैस आपके पास आ गया 70 ग्राम, m2 मैस आपके पास आ गया 140 ग्राम। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया m1 आ गया 70 ग्राम और m2 आपके पास आ गया 140 ग्राम। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज़ 9 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास v1 आ गया। ठीक है, मतलब पहली जो आपके पास बॉल है जिसका मैस m1 था उसकी आपके पास वेलोसिटी भी आ गई v1, वो है 9 मीटर पर सेकंड। टू द राइट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज़ 9 मीटर पर सेकंड टू द राइट। साथ डायरेक्शन उन्होंने बताई है कि राइट की तरफ है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है ना तो उसका डायरेक्शन उसके साथ बताना ज़रूरी है। वाइल द सेकंड बॉल इज़ एट रेस्ट, लेकिन जो दूसरी बॉल है वो रेस्ट के ऊपर, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v2 वो 0 है। ठीक है, m1 आपके पास पहली बॉल का मैस, m2 दूसरी बॉल का मैस, v1 पहली बॉल की वेलोसिटी कोलिजन से पहले वाली वो है 9 मीटर पर सेकंड और उसके बाद कोलिजन से पहले जो दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी आपके पास है 0। v2 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि वो रेस्ट के ऊपर, उन्होंने हमें बता दिया कि वो है रेस्ट के ऊपर। लेकिन जब कोलिजन हो जाएगी तो उसके बाद ये आपकी जो दूसरी बॉल है ये रेस्ट के ऊपर नहीं रहेगी। पहली तो वैसे भी रेस्ट के ऊपर नहीं है, दूसरी रेस्ट के ऊपर अब है लेकिन बाद में रेस्ट के ऊपर नहीं होगी। देखते हैं कि इनकी जो वेलोसिटीज़ है कोलिजन के बाद वो क्या होंगी। देखिए अब क्योंकि पहले आपको मैंने ये बात बताई है कि हमने जो पहले टॉपिक पढ़ा है और जो हमने अब टॉपिक पढ़ा है कोलिजन वाला, बेसिकली यहाँ पे मकसद ये है कि हमने कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज़ हैं वो हमने फाइंड करनी होती है। तो यही काम हमने अब यहाँ पे करना होगा। इफ़ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, अब जो कोलिजन अगर ये मुकम्मल तौर पे परफेक्टली इलास्टिक हो उसके बाद आप क्या फाइंड करें वो आगे पूछा हुआ है। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी कंबाइन नहीं होगी, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक, आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। जब बात करें परफेक्टली इन इलास्टिक तो उस वक्त आपने इन दोनों की जो वेलोसिटी है बॉल्स की वो कंबाइन वेलोसिटी होगी, दोनों की सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब कोलिजन हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो उस वक्त दोनों जो बॉल्स होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं, स्टिक टुगेदर हो जाती हैं और उनकी कॉमन वेलोसिटी होती है ये। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो हमें बता रहे हैं स्टेटमेंट के अंदर कि हमारे पास जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो फिर आपने इलास्टिक कोलिजन वाले जो इक्वेशंस आपने फाइंड की थी v1 प्राइम और v2 प्राइम की,
वो फिर आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे ये उन्होंने पूछा है व्हाट वुड बी दी वेलोसिटीज़, यहाँ पे वेलोसिटीज़ का वर्ड जो है लिखें तो ज़्यादा सूटेबल होगा। अब द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटीज़ होंगी वो क्या होगी, तो पहली बॉल की जो वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद वो होगी v1 प्राइम, और दूसरी की जो वेलोसिटी होगी वो होगी हमारे पास v2 प्राइम। ठीक है, तो v1 प्राइम के आगे भी क्वेश्चन मार्क और v2 प्राइम के आगे भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये दोनों हमने फाइंड करनी है। इन दोनों के हम फार्मूलाज जानते हैं, v1 प्राइम का भी हम फार्मूला जानते हैं, v2 प्राइम का भी हम फार्मूला जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूलाज होंगे, यहाँ पे आप पूरा फार्मूला लिखेंगे, v1 प्राइम का पूरा फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो दैट v1 प्राइम इज इक्वल टू दिस वन, साथ यहाँ पे कुछ और भी है वो हम पीछे देखते हैं क्या है। और v2 प्राइम के आगे भी आप यहाँ पे पूरा फार्मूला लिखेंगे। पूरा फार्मूला क्या है वो हम यहाँ पे पीछे देखते हैं कि पूरा फार्मूला क्या है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो वाले कंप्लीट फार्मूलाज वो इस फॉर्म के अंदर कैसे आ गए हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। उसके लिए आप नोट करेंगे आपके पास जो दूसरी बॉडी है v2 जिसकी वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, दूसरी बॉडी रेस्ट के ऊपर है, v2 0 है। तो हम अपने जो फार्मूलाज हैं इलास्टिक कोलिजन वाले दोनों वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो v1 प्राइम है उसका ये फार्मूला है। ठीक है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन जब होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो उसके बाद जो पहली बॉडी होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है v1 प्राइम, और दूसरी जो बेड बॉडी है उसकी कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होती है वो होती है v2 प्राइम। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी बॉडी है वो है रेस्ट के ऊपर। जब दूसरी बॉडी हमारे पास रेस्ट के ऊपर होती है तो v2 तो उसका 0 है, हमने लिख लिया v2 अगर 0 है तो यहाँ पे v2 आपने 0 पुट करना है। यहाँ पे देखें जब आपने एग्जांपल सॉल्व कर लिया है करनी है तो आपने लिखना है वी नो दैट v1 प्राइम इज इक्वल टू दिस वन। आपने ये पूरा फार्मूला अपने एग्जाम्पल के अंदर लिखना है, उन्होंने एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे लिखना है एज v2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर 0 पुट करके दिखाना है उनको। ठीक है, पहले आपने पूरा फार्मूला लिखना है, उसके बाद नीचे आपने लाइन लिखनी है एज गिवन v2 इज इक्वल टू 0 सो v1 प्राइम इज इक्वल टू दिस वन, ये लिख के उसके बाद ये पूरा आपने ऐसे लिखना है, सिर्फ v2 की जगह आपने 0 लिख देना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इस पूरी टर्म को 0 लिख देना है। उसके बाद नीचे वाले स्टेप के अंदर आपने फिर ये साइड सिर्फ बचा देंगे। ठीक है, ये क्यों बच जाएगी, क्योंकि v2 को जब आप 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये बाकी बच जाएगा। ठीक है, v1 प्राइम के अंदर उन्होंने या फिर v1 प्राइम के फार्मूला के अंदर हमारे एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने यही एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसको उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि v2 0 है तो ये साइड 0 हो जाएगी। इधर भी v2 आपने 0 पुट करना है। ठीक है, क्योंकि v2 तो सेम है ना दोनों के अंदर। इधर आपने v2 0 पुट करें तो ये आपके पास जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगी। इधर भी आप ये लिखेंगे एज वी नो दैट v2 प्राइम इज इक्वल टू दिस वन, पूरी ये इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे एज v2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप यहाँ पे v2 को 0 पुट करके दिखाएंगे, उसके बाद ये चीज़ 0 हो जाएगी, सिर्फ आपके पास v2 प्राइम इसके बराबर आ जाएगा। हमने एक चीज़ और भी देखी थी इसी लेक्चर के अंदर, इससे पिछले लेक्चर के अंदर कि जो यहाँ पे है v1 आता है, v1 प्राइम नहीं आता। इधर v1 प्राइम नहीं आता, इधर सिर्फ v1 है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे कि v1 प्राइम इस चीज़ के बराबर होगा और जो v2 प्राइम है वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है जी, क्योंकि v2 दोनों के अंदर है 0। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो v1 प्राइम है वो इस चीज़ के बराबर है। अब यहाँ पे देखें उन्होंने v1 के ऊपर प्राइम नहीं डाला, प्राइम इसके ऊपर होता भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये उन्होंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, इसके अंदर सिंपली आप वैल्यूज़ पुट कर दें। m1 और m2 की वैल्यूज़ आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें m1 m2 की। उसके बाद v1 जो आपके पास है वो 9 है उसकी वैल्यू, और v1 की आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। v1 की आपने वैल्यू जब यहाँ पे पुट की, इसको आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास जो वैल्यू है वो ये आ गई है। ठीक है, -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास v1 प्राइम है। और उसके बाद आपके पास जो v2 है, v2 प्राइम वो आपके पास ये है। हमने पीछे देखा है कि इस तरह से फार्मूला क्यों आएगा, क्योंकि v2 0 है तो फिर वो साइड 0 हो जाएगी, तो आपने इस तरह से इनको देखना है। ठीक है जी, तो देखें यहाँ पे आप वैल्यूज़ अब पुट कर दें, 2 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद m1 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद m1 और m2 यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद आपके पास v1 की वैल्यू आ जाएगी। तो एंड के ऊपर आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 6 मीटर पर सेकंड आपके पास v2 प्राइम है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये वेलोसिटीज़ आई हैं कोलिजन के बाद वाली, इनके जो साइन है ये अपोजिट क्यों है। ये साइन देखें इसलिए अपोजिट है क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। किस तरह से अपोजिट डायरेक्शंस हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बॉल हमारे पास जाके टकरा रही है, इनिशियली मूव कर रही है कोलिजन से पहले, उसका मैस है 70 ग्राम, लेकिन जो पहले से बॉल रेस्ट के ऊपर पड़ी हुई है उसका मैस डबल है, 140 ग्राम है। तो देखें जब हल्की बॉल जाके भारी बॉल के साथ टकराएगी तो भारी बॉल थोड़ी सी आगे तो मूव होगी, लेकिन जो हल्की बॉल जाके टकरा रही है वो उस भारी बॉल के साथ आगे नहीं जाएगी, वो पीछे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज़ अपोजिट हो गई हैं। तो पहले जो बॉल 9 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जाके टकराई है तो वो वापस किसके साथ आएगी, वापस वो आएगी 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। यानी कि जिस तरफ उसकी वेलोसिटी पहले थी कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो इसलिए इसका साइन जो है वो नेगेटिव हो गया है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो v2 प्राइम है ये क्या है, ये आपके पास जो दूसरी बॉल रेस्ट के ऊपर पड़ी हुई थी उसकी कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी है। तो इसका साइन पॉजिटिव इसलिए आया है कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी पहली बॉल की
9 मीटर पर सेकेंड, जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी थी, दूसरी जो बॉल है इसकी फाइनल वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आपको मिली है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन यानी कि पहली बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन और जो दूसरी बॉल की फाइनल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है कि डायरेक्शन उनकी, तो इसलिए इन दोनों के साइन भी सेम है। अब कैसे सेम है? जो आपके पास बॉल जाके टकरा रही थी, जिस डायरेक्शन में जा रही थी, जो आपकी सामने बॉडी पड़ी हुई थी कोलिजन के बाद, ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल आ रही थी। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रोजेक्टाइल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी और जो आगे टारगेट पड़ा हुआ है उसकी फाइनल वेलोसिटीज आपस में डायरेक्शन वाइज सेम है, तो इसलिए इनके जो साइन है वो भी सेम थे। लेकिन आपके पास जो प्रोजेक्टाइल थी जो आ रही थी, आके टकरा रही थी, वो क्योंकि हल्की थी टारगेट की निस्बत, तो इसलिए टकरा के वापस आ गई, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इसलिए ये माइनस में आपको मिल गई। ठीक है जी। अब देखें जो आपके पास ये एग्जाम्पल थी 2.9, एग्जाम्पल 2.9 इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है जो हमने टॉपिक इस लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा है इन इलास्टिक कोलिजन वाला टॉपिक। ये हमारे पास जो एग्जाम्पल 2.9 है ये रिलेट करती है उस टॉपिक के साथ जो हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर टॉपिक देखा था। हमने वहाँ पे देखा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो ये उसके साथ रिलेट करती है। हमने इसके अंदर जो फार्मूलाज इस्तेमाल किए हैं ये भी हमने उसी टॉपिक के फार्मूलाज इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, इस टॉपिक में इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे।